दुनिया में कई ऐसी मिस्टीरियस जगह मौजूद है जहां इतिहास की कुछ ऐसी बड़ी घटनाएं घटी थी जिनके जवाब आज तक नहीं मिल सके। मॉडर्न साइंस ने कई रहस्यों को सुलझाया है, लेकिन कुछ पहेलियां ऐसी है जो आज भी इंसानी समझ से बाहर है। इन्हीं में से एक है इजिप्ट के तपते रेगिस्तान में खड़ा द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। हजारों सालों से वक्त की धूल, तूफानों और बदलती सभ्यताओं को झेलने के बावजूद यह विशाल ढांचा आज भी सीना ताने खड़ा है। हैरानी की बात यह है कि जितनी तेजी से मॉडर्न टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक रिसर्च आगे बढ़ रही है, इस पिरामिड का रहस्य उतना ही गहरा होता जा रहा है। जरा सोचिए, आज से करीब 4,500 साल पहले जब इंसान के पास ना तो कोई मॉडर्न क्रेन्स थी और ना ही हैवी कंस्ट्रक्शन मशीन्स, तब 23 लाख विशाल पत्थरों को इतनी सटीकता के साथ एक के ऊपर एक कैसे जमाया गया होगा। हैरानी तब और बढ़ जाती है जब पता चलता है कि इन पत्थरों का वजन 2 टन से लेकर 80 टन तक है और इन्हें गीजा से लगभग 800 किलोमीटर दूर आसमान से लाया गया था। बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के आखिर उस दौर में यह कारनामा कैसे किया गया होगा? ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा समेत इजिप्ट में मौजूद कुल 138 पिरामिड्स को हजारों साल पहले इस एक्यूरेसी के साथ बनाया गया था, जिससे लगता है कि उस समय के लोगों को अर्थ, डायरेक्शंस और सेलेस्टियल इवेंट्स के बारे में ऐसा ज्ञान था जो मॉडर्न साइंस को समझने में काफी समय लग गया। लेकिन उस दौर में उन्हें आखिर अर्थ के एक्यूरेट साइज, पोलर रेडियस और सोलर इक्विनॉक्स जैसी एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स की इतनी सटीक जानकारी कहां से मिली? क्या ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा वाकई महज एक मकबरा था या फिर इसका मकसद कुछ और ही था? कुछ रिसर्चर्स ऐसा क्यों मानते हैं कि महान साइंटिस्ट निकोला टेस्ला को लगता था कि इजिप्ट के ये पिरामिड्स शायद किसी तरह के विशाल एनर्जी ट्रांसमीटर्स की तरह काम करते होंगे। क्या ये पिरामिड सिर्फ इंसानी मेहनत का नतीजा थे या फिर इतिहास के पन्नों में कोई ऐसी लॉस्ट टेक्नोलॉजी दफन है जिसे दुनिया से जान पूछकर छुपाया गया? आइए आज इन महान पिरामिड्स के रहस्यों की परतों को एक एक करके खोलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो सच क्या है जिसने हजारों सालों से पूरी दुनिया को हैरान कर रखा है। इजिप्ट अरब वर्ल्ड का एक बेहद प्राचीन और ऐतिहासिक देश रहा है, जहां हजारों साल पहले ऐसे राजाओं ने राज किया जिनके पास दुनिया में सबसे ज्यादा दौलत शोहरत हुआ करती थी। इसी देश में वो नाइल रिवर बहती है जिसे दुनिया की सबसे लंबी नदी माना जाता है। लेकिन आज जब इजिप्ट का नाम लिया जाता है तो सबसे पहले जिस चीज की तस्वीर दिमाग में उभरती है वो गीजा के पिरामिड्स है। कायरो के साउथ वेस्ट में स्थित गीजा एक विशाल रेतीला इलाका है जो नाइल रिवर के वेस्ट बैंक पर बने एक ऊंचे लाइमस्टोन प्लेटू पर मौजूद है। इसी पर किसी अडिग चट्टान की तरह ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा खड़ा है, जिसकी बेमिसाल बनावट देखकर हर कोई दांतों तले उंगली दबा लेता है। वैसे तो इजिप्ट में लगभग 138 पिरामिड्स मौजूद है, लेकिन ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, जिसे ग्रेट पिरामिड ऑफ खुफू भी कहा जाता है, साइंटिस्ट और हिस्टोरियंस को सबसे ज्यादा हैरान करता है। इसे 2560 बीसी में यानी आज से लगभग 4,500 साल पहले बनाया गया था। इसे बनवाने वाले फेरो खुफू ओल्ड किंगडम की 4th डायनेस्टी के 2nd रूलर थे। इस दौरान में इजिप्ट में सम्राटों को फेरो कहा जाता था और उन्हें केवल राजा नहीं बल्कि ईश्वरीय शक्ति का सिंबल भी माना जाता था। लेकिन गीजा के इस ऊंचे पठार पर सिर्फ ग्रेट पिरामिड ही नहीं बल्कि आर्किटेक्चर के कई और बेजोड़ नमूने भी मौजूद हैं। ग्रेट पिरामिड ऑफ खुफू के ठीक पास पिरामिड ऑफ खफरे, जिसे खुफू के बेटे खफरे ने बनवाया था। वही थोड़ा आगे पिरामिड ऑफ मेनकाउरे दिखाई देता है, जिसे खफरे के बेटे मेनकाउरे ने बनवाया था। इन 3 मुख्य पिरामिड्स के अलावा कई छोटे छोटे क्वींस पिरामिड्स भी मौजूद है, जिन्हें राजाओं की पत्नियों और शाही परिवार के सदस्यों के लिए बनाया गया था। इनके अलावा पूरे इलाके में ग्रेट स्फिंक्स की विशाल मूर्ति, कई मॉर्चुरी टेम्पल्स और मस्तबाज यानी अधिकारियों के मकबरे का एक पूरा जाल बिछा हुआ है, जो इस जगह को एंशिएंट आर्किटेक्चर का एक ग्रैंड सेंटर बनाता है। जब बात आती है कि ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को आखिर बनाया कैसे गया, तो यही से असली रहस्य शुरू होता है। इसे बनाने में जिस लेवल की इंजीनियरिंग, प्लानिंग और मैथमेटिक्स का इस्तेमाल हुआ, उसे देख आज भी साइंटिस्ट अपना सर पकड़ लेते हैं। दिलचस्प बात यह है कि उस दौर में लोहे का इस्तेमाल इतना आम नहीं था, इसलिए एंशिएंट इजिप्शियंस मेनली कॉपर के औजारों का
उपयोग करते थे। चूंकि तांबा एक नरम धातु है, इसलिए उसे मजबूत बनाने के लिए उसमें आर्सेनिक मिलाया जाता था। इन्हीं कॉपर और आर्सेनिक से बनी छेनियों और लकड़ी के हथौड़ों की मदद से पत्थरों को ठोक ठोक कर इतनी सटीकता से तराशा गया कि उनके जॉइंट्स आज भी लगभग परफेक्टली फिट दिखाई देते हैं। हैरानी की बात यह भी है कि पिरामिड के अंदरूनी हिस्सों में ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया गया था। ग्रेनाइट अर्थ के सबसे कठोर पत्थरों में से एक माना जाता है, जिसे आज मॉडर्न मशीन से भी काटने में पसीने छूट जाते हैं। तब आखिर हजारों साल पहले इसे आखिर कैसे काटा गया होगा? सैकड़ों सालों की रिसर्च के बाद आर्कियोलॉजिस्ट इस नतीजे पर पहुंचे कि एंशिएंट इजिप्शियंस ग्रेनाइट को काटने के लिए एक बेहद कठोर पत्थर डोलेराइट का इस्तेमाल करते थे। पत्थरों को बड़े ब्लॉक्स में तोड़ने के लिए वो चट्टानों की कुदरती दरारों में सूखी लकड़ियां फंसा देते थे और फिर उन पर पानी डालते थे। जैसे ही लकड़ी पानी सोखकर फैलती थी तो उसका दबाव इतना बढ़ जाता था कि विशाल चट्टानें भी टूटकर अलग हो जाती थी। इसी तरह बड़े बड़े पत्थर के ब्लॉक्स तैयार किए जाते थे, जिन्हें बाद में पिरामिड्स के निर्माण के लिए इस्तेमाल किया जाता था। माना जाता है कि पिरामिड को तैयार करने के लिए 20 से 30 हजार स्किल्ड वर्कर्स ने 20 सालों तक दिन रात मेहनत की थी। गीजा के पास हुई आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज से पता चलता है कि ये लोग कोई गुलाम नहीं थे, बल्कि ट्रेंड वर्कर्स और कारीगर थे, जिन्हें सबसे बेहतरीन सुविधाएं दी जाती थी। उन्हें पहनने को अच्छे कपड़े, खाने को भरपूर राशन और रहने के लिए पक्के मकान दिए जाते थे, ताकि वो लंबे समय तक कंस्ट्रक्शन साइट के पास रहकर लगातार काम कर सके। जब किसान अपने काम से फ्री हो जाते तो वो भी राजा के सम्मान में पिरामिड बनाने के लिए हाथ बटाने आ जाते थे। इस तरह हजारों लोगों की लगातार मेहनत और बेहद सख्त प्लानिंग के बाद करीब 20 साल में ये पिरामिड बनकर तैयार हुआ। लेकिन जब ये कंप्लीट हुआ तो इसकी विशालता ने सबको हैरान करके रख दिया। इसमें कुल मिलाकर लगभग 23 लाख विशाल पत्थर लगाए गए थे। इसमें लगभग 5.5 मिलियन टन का लाइमस्टोन, लगभग 8000 टन ग्रेनाइट और करीब 5 लाख टन मोटर का इस्तेमाल हुआ था। अगर पूरे पिरामिड का वजन जोड़ा जाए तो ये करीब 5.75 मिलियन टन यानी 57 लाख टन से भी ज्यादा बैठता है। अगर एग्जाम्पल से समझे तो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा का कुल वजन लगभग 5 लाख टन है, यानी ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा उससे करीब 11 से 12 गुना ज्यादा भारी है। इसमें लगे पत्थरों का वजन 2 टन से लेकर 80 टन तक है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि जिन पत्थरों का इस्तेमाल इसमें हुआ वो आसमान से लाए गए थे, जो यहाँ से लगभग 800 किलोमीटर दूर है। बिना किसी मॉडर्न क्रेन, एडवांस ट्रांसपोर्ट सिस्टम या हेवी मशीनरी के इतनी भारी मात्रा में पत्थरों को इतनी दूर से लाना और उन्हें मिलीमीटर की प्रिसीजन के साथ एक के ऊपर एक सजाना, ये सब सोच आज के इंजीनियर्स का भी सर चकरा जाता है। ये ढांचा कितना विशाल है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसका बेस 13 एकड़ जमीन पर फैला हुआ है। अपनी मूल अवस्था में इसकी हाइट करीब 482 फीट थी और इतिहास में इसकी ऊंचाई का रुतबा इतना बड़ा था कि करीब 4000 सालों तक ये दुनिया का सबसे ऊंचा मैन मेड स्ट्रक्चर बना रहा। लेकिन समय की मार, धूल भरी आंधियों, बारिश और तेज गर्मी के कारण आज उसकी ऊंचाई घटकर लगभग 450 फीट के आसपास रह गई है। असल में आज जो पिरामिड हमें मटमैले पत्थरों का एक पहाड़ जैसा दिखता है, वो एंशिएंट समय में ऐसा नहीं था। इसकी बाहरी दीवारें पॉलिश्ड व्हाइट लाइमस्टोन की चमकीली परत से ढकी हुई थी। जब रेगिस्तान की तेज धूप इन दीवारों पर पड़ती थी तो पूरा पिरामिड किसी विशाल हीरे की तरह चमक उठता था। इसके टॉप पर एक खास गोल्ड कैपस्टोन लगाया गया था, जिसे पिरामिडियन कहा जाता है। ये सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करके मीलों दूर से ही दिखाई देता था। लेकिन समय के साथ भूकंपों, लूटपाट और बाद की सभ्यताओं द्वारा पत्थरों को निकालकर दूसरी इमारतों में इस्तेमाल करने की वजह से ये चमकदार लाइमस्टोन और सोने का कैपस्टोन गायब हो गया। रिसर्चर्स और आर्कियोलॉजिस्ट इस ग्रेट पिरामिड की बनावट को सैकड़ों सालों से स्टडी करते रहे हैं और इसके हर एक कोने में उन्हें ऐसी इंजीनियरिंग छिपी दिखी है जिसने सभी को हैरान करके रखा है। सबसे दिलचस्प चीज इसका टेम्परेचर कंट्रोल है। बाहर रेगिस्तान में चाहे कितनी भी जानलेवा गर्मी पड़ रही हो, लेकिन पिरामिड के अंदर का तापमान हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास स्टेबल रहता है। एंशिएंट इजिप्शियंस ने इसके अंदर एयर शाफ्ट्स और पत्थरों की ऐसी सेटिंग की थी कि
एक नेचुरल एसी की तरह काम करता है, जो उनकी एडवांस आर्किटेक्चर का जीता जागता प्रमाण है। पिरामिड की बनावट में जिस एक्यूरेसी का इस्तेमाल हुआ है और इसका अर्थ की दिशाओं के साथ जो तालमेल है, वो भी वैज्ञानिकों को आज तक हैरान करता है। इसकी चारों दीवारें पृथ्वी की चारों दिशाओं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट की ओर पूरी सटीकता के साथ अलाइन है। उस एंशिएंट दौर में जब इंसानों के पास कोई कंपास या मॉडर्न सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे, तब उन्होंने बिना किसी गलती के ट्रू नॉर्थ का पता कैसे लगाया, यह आज भी सोचने पर मजबूर कर देता है। इसके अलावा पिरामिड की दीवारों को बारीकी से देखने पर एक और हैरान करने वाली बात सामने आती है। आमतौर पर इसे पहली नजर में देखने पर लगता है कि इसकी केवल 4 साइड्स है, लेकिन हकीकत में इस पिरामिड की 8 साइड्स है। इसकी हर बड़ी दीवार बीच में से हल्की सी अंदर की ओर दबी हुई है, जिससे ये पिरामिड 8 हिस्सों में बंट जाता है। सबसे रहस्यमयी बात यह है कि ये 8 साइड्स खास तौर पर सोलर इक्विनॉक्स के दिन ही साफ दिखाई देती है, जब सूरज की रोशनी एक खास एंगल से इन दीवारों पर पड़ती है। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि पिरामिड के डायमेंशंस और अर्थ के साइज के बीच भी एक अजीब सा मैथमेटिकल कनेक्शन है। ग्रेट पिरामिड की पेरीमीटर और उसकी हाइट के रेशो को अर्थ के सर्कमफ्रेंस से जोड़कर देखा जाता है, जिससे कई लोग ये दावा करते हैं कि शायद इसे अर्थ के एक स्केल मॉडल की तरह डिजाइन किया गया था। अर्थ का बिल्कुल एक्यूरेट साइज का पता हमें बहुत बाद में मॉडर्न एरा में चला है, जब इंसानों ने स्पेस में अपनी हाई टेक सैटेलाइट्स भेजकर अर्थ की मैपिंग की। ऐसे में सवाल उठता है कि आज से 4500 साल पहले, जब कोई सैटेलाइट या एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब एंशिएंट इजिप्शियंस को ये सब कैसे पता था। और अगर इस सवाल का जवाब मिल भी जाए तो एक और बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिर रेगिस्तान की तपती जमीन के बीचों बीच इतनी बड़ी और जटिल इमारत को क्यों बनाया गया। इन विशाल पिरामिड्स को बनाने के असली कारण को लेकर अलग अलग थ्योरीज दी जाती हैं। पिरामिडों के निर्माण के पीछे जो सबसे पहली और सबसे ज्यादा एक्सेप्ट की जाने वाली थ्योरी मानी जाती है, वो है इनका एक टूम यानी मकबरा होना। दरअसल शुरुआत में एंशिएंट इजिप्ट में राजाओं को दफनाने के लिए ऐसे विशाल पिरामिड्स नहीं बनाए जाते थे। उस समय मकबरे आमतौर पर पत्थरों से बने ऊंचे रेक्टेंगुलर चबूतरे जैसे होते थे, जिन्हें मस्तबा कहा जाता था। इनके नीचे एक हिडन चैम्बर बनाया जाता था जहां शव को दफनाया जाता था। लेकिन लगभग 2600 बीसी के दौरान राजा जोसर के समय में इस परंपरा में एक बड़ा बदलाव आया। माना जाता है कि राजा जोसर ने अपनी मौत के बाद खुद को आम लोगों से अलग और भव्य दिखाने के लिए अपने टैलेंटेड आर्किटेक्ट इमहोटेप को एक ऐसा मकबरा बनाने का आदेश दिया जो पहले से बिल्कुल अलग हो। इमहोटेप ने एक के ऊपर एक 6 मस्तबास को इस तरह रखा कि हर ऊपर वाला हिस्सा पिछले से छोटा होता गया। इसी डिजाइन ने दुनिया के पहले स्टेप पिरामिड को जन्म दिया। यह ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट आज भी मेम्फिस के पास सकारा में नाइल रिवर के वेस्ट बैंक पर खड़ा है। इस स्टेप पिरामिड ने भविष्य के शानदार पिरामिड्स के लिए रास्ता खोल दिया और आने वाले राजाओं में अपनी हैसियत दिखाने की एक होड़ लग गई। हर नया राजा चाहता था कि उसका मकबरा पहले से ज्यादा बड़ा और सुंदर हो, लेकिन सीढ़ीदार पिरामिड से एक असली स्मूथ और फ्लैट दीवारों वाले पिरामिड तक का सफर 4th डायनेस्टी के फाउंडर किंग स्नेफ्रू के शासनकाल में पूरा हुआ। स्नेफ्रू ने कई एक्सपेरिमेंट्स किए और आखिरकार एक ट्रू पिरामिड का निर्माण कराया, जिसने बाद में गीजा के महान पिरामिड्स के लिए रास्ता तैयार किया। इसके बाद इजिप्ट में एक के बाद एक कई पिरामिड्स बनने लगे। इन स्ट्रक्चर्स के लिए लोकेशन भी बहुत मायने रखती थी। एंशिएंट इजिप्शियंस नाइल रिवर को अपनी लाइफलाइन मानते थे और सूर्य के चक्र को जीवन और मृत्यु से जोड़कर देखते थे। उनकी मान्यता थी कि नदी का पूर्वी किनारा जहां सूरज उगता है वो जिंदा लोगों की दुनिया है, वही पश्चिमी किनारा जहां सूरज डूबता है उसे मौत की दुनिया या द लैंड ऑफ द डेड माना जाता था। उनका मानना था कि डूबता हुआ सूरज हर रात परलोक की यात्रा पर जाता है। यही कारण था कि वो अपने मकबरे को नदी के वेस्ट बैंक पर बनाते थे, ताकि मरने के बाद उनकी आत्मा डूबते सूरज के साथ आसानी से अपनी अंतिम यात्रा पर निकल सके। एंशिएंट इजिप्शियंस आफ्टर लाइफ में इतना ज्यादा यकीन करते थे कि वो मौत को अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत मानते थे। उनके अनुसार इंसान की आत्मा दूसरी दुनिया में देवताओं के सामने अपने कर्मों का हिसाब देती है और जो इस परीक्षा में सफल होता है वो हमेशा के लिए अमर हो जाता है। इसी अमरता को पाने की उम्मीद में राजा अपने जीते जी इन शानदार महलों जैसे मकबरों को बनवाना शुरू कर देते थे। वो अपने साथ बड़ी मात्रा में खाना, बेशकीमती खजाना, ज्वेलरी और कपड़े
भी दफनाते थे ताकि परलोक में उन्हें किसी चीज की कमी ना हो। इसके अलावा राजाओं के मरने के बाद उनके शरीर को ममीफाइड करके एक भारी पत्थर के ताबूत में रखकर सील्ड चेंबर के अंदर सुरक्षित कर दिया जाता था। यही बात ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा समेत इजिप्ट के बाकी पिरामिड्स के बारे में कही जाती है कि इन्हें राजाओं, उनकी रानियों और राजकुमारों की कब्र के रूप में बनवाया गया था। ये थ्योरी काफी ज्यादा मायने रखती है क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट को कई पिरामिड्स पर लिखे हुए एंशिएंट स्क्रिप्ट्स मिले हैं जो इन परंपराओं को समझाते हैं। इन दीवारों पर कार्व की गई इस मिस्टीरियस पिक्टोग्राफिक लैंग्वेज को हायरोग्लिफिक्स कहा जाता है। सदियों तक ये भाषा रहस्य बनी रही, लेकिन 1822 में रोसेटा स्टोन की मदद से इसे डिकोड कर लिया गया, जिससे एंशिएंट इजिप्ट के इतिहास को समझने का रास्ता खुल गया। लेकिन हैरानी की बात तब सामने आई जब आर्कियोलॉजिस्ट ने सालों की मेहनत के बाद ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के अंदर झांक कर देखा तो उन्हें वहां कोई मम्मी या खजाना नहीं मिला, बल्कि सिर्फ एक खाली ताबूत मिला। ऐसा माना जाता है कि वो ताबूत सम्राट खुफू का रहा होगा, लेकिन शायद लुटेरों ने हजारों साल पहले ही वहां का सारा कीमती सामान लूट लिया होगा। लेकिन बहुत से लोग इसमें विश्वास नहीं करते और मानते हैं कि शायद ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा का असली मकसद सिर्फ एक टूम से कहीं ज्यादा बड़ा था और इसी सवाल ने समय के साथ कई नई थ्योरीज को जन्म दिया। गीजा के ग्रेट पिरामिड को लेकर सबसे रोमांचक और विवादित थ्योरी ये है कि ये कोई साधारण टूब नहीं बल्कि एक एंशिएंट पावर प्लांट था जो पूरी दुनिया को बिजली पहुंचाने की क्षमता रखता था। इस थ्योरी को मानने वाले कुछ रिसर्चर्स का दावा है कि एंशिएंट इजिप्शियंस टेक्निकली इतने एडवांस थे कि उन्हें बिजली पैदा करने के कुछ ऐसे तरीके आते थे जिन्हें हम आज भी पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं। इस दावे के पीछे एक दिलचस्प तर्क पिरामिड में इस्तेमाल हुए पत्थरों का साइंटिफिक सिलेक्शन है। इसके अंदरूनी हिस्सों में डोलोमाइट और ग्रेनाइट जैसे पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है। ग्रेनाइट में क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स मौजूद होते हैं जो प्रेशर पड़ने पर पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पैदा कर सकते हैं। कुछ थ्योरीज का मानना है कि पिरामिड के लाखों टन वजन का दबाव इन पत्थरों पर पड़ने से इलेक्ट्रिक चार्ज पैदा होता होगा और पिरामिड के टॉप पर लगा गोल्ड कैपस्टोन उस एनर्जी को बाहर की ओर ट्रांसमिट करने में मदद करता होगा। इस पावर प्लांट थ्योरी का सबसे डिटेल में 1998 में ब्रिटिश लेखक क्रिस्टोफर डन ने अपनी किताब द गीजा पावर प्लांट में रखा था। उन्होंने दावा किया था कि ग्रेट पिरामिड असल में एक विशाल मशीन की तरह काम करता था जो हाइड्रोजन और हार्मोनिक रेजोनेंस की मदद से एनर्जी जनरेट कर सकता था। हालांकि ये थ्योरी काफी कंट्रोवर्शियल है, लेकिन इसने पिरामिड्स को देखने का एक बिल्कुल अलग नजरिया जरूर दे दिया। दिलचस्प बात यह है कि महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला भी मानते थे कि अर्थ के सरफेस और उसके इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज का यूज करके बिजली को बिना वायर के पूरी दुनिया में भेजा जा सकता है। उन्होंने इसे साबित करने के लिए वार्डन क्लिफ टावर पर काम शुरू किया था। कुछ लोग टेस्ला की इसी सोच को पिरामिड्स की ज्योमेट्री और उनकी लोकेशन से जोड़कर देखते हैं और मानते हैं कि शायद एंशिएंट सिविलाइजेशंस को भी अर्थ की एनर्जी के बारे में कुछ ऐसी नॉलेज थी जिसे आज की दुनिया पूरी तरह नहीं समझ पाई है। हालांकि मेन स्ट्रीम हिस्टोरियंस इसे सिर्फ एक मैथोलॉजिकल स्टोरी मानते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये थ्योरी आज भी लोगों को रोमांचित करती है। पिरामिड्स के कंस्ट्रक्शन के पीछे एक दिलचस्प थ्योरी ये भी दी जाती है कि इन्हें अनाज जमा करने के भंडार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। इस थ्योरी का 12th सेंचुरी के क्रिश्चियन राइटर बेंजामिन ऑफ ट्यूडेला और बाद में कई बाइबल स्कॉलर्स ने समर्थन किया। उनके इस दावे का आधार बाइबल की एक प्रसिद्ध कहानी है जिसमें जोसेफ ने इजिप्ट में आने वाले 7 साल के भीषण अकाल की भविष्यवाणी की थी और उससे बचने के लिए भारी मात्रा में अनाज जमा करने के लिए विशाल गोदाम बनवाए थे। हालांकि मॉडर्न आर्कियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट इस थ्योरी को पूरी तरह नकार चुके हैं क्योंकि पिरामिड के अंदर का ज्यादातर हिस्सा ठोस पत्थरों से भरा हुआ है। पिरामिडों के रहस्यों को लेकर एक और बेहद चर्चित और विवादित थ्योरी एंशिएंट एलियंस थ्योरी है। इस थ्योरी को मानने वाले लोग तर्क देते हैं कि हजारों साल पहले इंसान के पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी या नॉलेज नहीं थी कि वो गीजा के महान पिरामिड्स जैसी विशाल और एक्यूरेट स्ट्रक्चर खड़ी कर सके। इस थ्योरी को लोकप्रिय बनाने वालों में सबसे मशहूर नामों में से एक नाम मशहूर लेखक एरिक वॉन डानिकेन का है, जिन्होंने अपनी किताब चैरियट्स ऑफ द गॉड में दावा किया
कि एंशिएंट सिविलाइजेशंस की कई कार्विंग्स और मूर्तियों में ऐसे शेप्स दिखाई देती हैं जो अंतरिक्ष यात्रियों जैसे कपड़े पहने हुए लगते हैं, और कुछ पिक्चर्स यूएफओ जैसे प्रतीत होते हैं। इस थ्योरी को मानने वाले लोगों का मानना है कि पिरामिड्स असल में एलियंस द्वारा बनाए गए नेविगेशन मार्कर्स या कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर्स की तरह काम करते थे, ताकि वो अंतरिक्ष से पृथ्वी पर सही लोकेशन का पता लगा सके। पिरामिड का ट्रू नॉर्थ के साथ बेहद सटीक अलाइनमेंट और गीजा के 3 बड़े पिरामिड्स का ओरायंस बेल्ट के तारों से जोड़ा जाना भी कई लोगों को ये सोचने पर मजबूर करता है कि शायद इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा हो। हालांकि आर्कियोलॉजिस्ट इन दावों को पूरी तरह खारिज करते हैं और इन्हें इंसानी मेहनत और एंशिएंट इंजीनियरिंग का अपमान मानते हैं। लेकिन असल मायनों में देखा जाए तो पिरामिड्स के रहस्य का सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि उन्हें क्यों बनाया गया, बल्कि असली पहेली ये है कि उन्हें आखिर बनाया कैसे गया। उस दौर में जब क्रेन्स, लोहे के औजार या कमर्शियल व्हील्स जैसी टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी, तब लाखों भारी पत्थरों को सैकड़ों किलोमीटर दूर से लाकर इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंचाया गया होगा। इस पहेली का जवाब खोजने के लिए वैज्ञानिकों ने कई पॉसिबल कंस्ट्रक्शन मेथड्स बताए हैं। पिरामिड कंस्ट्रक्शन की पहली और मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी एक्सटर्नल रैंप की है। कहा जाता है कि एंशिएंट इजिप्शियंस ने मिट्टी, ईंटों और मलबे से पिरामिड के बाहर एक विशाल ढलान यानी रैंप तैयार की थी। जैसे जैसे पिरामिड की ऊंचाई बढ़ती जाती, वैसे वैसे इन रैंप्स को भी आगे और ऊपर तक बढ़ाया जाता। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन रैंप्स के किनारों पर लकड़ी के खंभे लगाए गए थे और उन पर रस्सियों को लपेटकर सैकड़ों वर्कर्स एक साथ फोर्स लगाकर पत्थरों को ऊपर खींचते थे। लेकिन कई रिसर्चर्स कई वजहों से ऐसा मानते हैं कि केवल एक बाहरी रैंप के सहारे पूरे पिरामिड का निर्माण करना शायद संभव नहीं रहा होगा। इसलिए एक और साइंटिफिक थ्योरी दी जाती है जिसे इंटरनल रैंप थ्योरी कहा जाता है। इस थ्योरी के अनुसार पिरामिड के निचले 1/3 हिस्से तक पत्थरों को पहुंचाने के लिए एक एक्सटर्नल रैंप का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन उसके बाद के 2/3 हिस्से के लिए पिरामिड के भीतर ही एक घुमावदार रास्ता बनाया गया था, जिसके सहारे पत्थरों को धीरे धीरे ऊपर ले जाया जाता था। 2000 के दशक में फ्रेंच आर्किटेक्ट जॉन पियरे हुडिन ने इस आइडिया को कंप्यूटर सिमुलेशंस के जरिए समझाने की कोशिश की थी। उनके मुताबिक पिरामिड के अंदर बने हिडन पैसेजेस इसी कंस्ट्रक्शन टेक्निक का हिस्सा हो सकते हैं। एक और दिलचस्प दावा ये भी किया जाता है कि पिरामिड का ऊपरी हिस्सा पहले बनाया गया था और बाद में नीचे का हिस्सा पूरा किया गया। इस विचार का जिक्र एंशिएंट ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस के लेखों में भी मिलता है। पिरामिड बिल्डिंग की एक मॉडर्न थ्योरी हाइड्रोलिक लिफ्ट सिस्टम पर बेस्ड है। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि एंशिएंट इजिप्शियंस भारी पत्थरों को उठाने के लिए पानी की ताकत का इस्तेमाल करते थे। इस थ्योरी के अनुसार पिरामिड के पास पानी जमा करने के लिए नहरें और टैंक बनाए गए होंगे और पानी के दबाव से पत्थरों को ऊपर उठाया जाता होगा। हालांकि इस थ्योरी के समर्थन में अभी तक बहुत मजबूत सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन इसे एक विवादित आइडिया ही माना जाता है। हाल में एक और दिलचस्प डिस्कवरी सामने आई है। आर्कियोलॉजिस्ट को गीजा के पास 4500 साल पुराना एक प्राचीन पैपिरस डॉक्यूमेंट मिला, जिसे डायरी ऑफ मिरर कहा जाता है। इसमें लिखा हुआ है कि लाइमस्टोन के बड़े ब्लॉक्स को नाइल रिवर के रास्ते नावों में लादकर गीजा तक पहुंचाया जाता था। इससे कम से कम इतना तो साफ हो जाता है कि पत्थरों को लंबी दूरी तक लाने के लिए नाइल रिवर और उससे जुड़ी नहरों का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन जब ये भारी पत्थर नदी से उतारकर जमीन पर लाए जाते थे, तब सवाल उठता है कि उन्हें रेगिस्तान की रेत पर आगे कैसे ले जाया जाता था। इसी को समझाने के लिए एक और साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दी जाती है, जिसे वेट सैंड एंड फ्रिक्शन थ्योरी कहा जाता है। इस थ्योरी के अनुसार एंशिएंट इजिप्शियंस पत्थरों को लकड़ी की बनी बड़ी स्लेज पर रखकर खींचते थे। फिजिक्स के नजरिए से सूखी रेत पर भारी वजन खींचना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि रेत स्लेज के आगे इकट्ठी होकर एक ढेर बना देती है। लेकिन अगर रेत को हल्का सा गीला कर दिया जाए तो वो ज्यादा सख्त हो जाती है और फ्रिक्शन काफी कम हो जाता है। इससे वही भारी पत्थर आधी ताकत में भी खींचा जा सकता है। इसका सबसे बड़ा सबूत एक एंशिएंट वॉल पेंटिंग से मिलता है, जो टूम्ब ऑफ जेहुतीहोतेप में मिली थी। इस चित्र में कई मजदूर एक बड़ी मूर्ति को स्लेज पर खींचते दिखाई देते हैं और ठीक सामने एक आदमी रेत पर पानी डाल रहा है। रिसर्चर्स का मानना है कि यही सिंपल लेकिन स्मार्ट तरीका इस्तेमाल करके एंशिएंट इजिप्शियंस भारी पत्थरों को कंस्ट्रक्शन साइट तक पहुंचाते थे।
आज गीजा के पिरामिड्स महज पत्थरों का ढेर नहीं हैं, बल्कि मानव इतिहास की सबसे गौरवशाली धरोहर है। आज ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा है और हर साल दुनिया भर से लाखों लोग इन्हें देखने जुटाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से इनके रहस्यों को समझने की कोशिश भी जारी है। पिरामिड के अंदर छिपे रहस्यों को समझने के लिए एक्सपर्ट्स ने कई बार छोटे छोटे छेद करके उसके भीतर रोबोटिक कैमरास भी भेजे हैं। जब एक ऐसे ही रोबोट ने अंदर जाकर फुटेज भेजी तो रिसर्चर्स हैरान रह गए। अंदर की दीवारों पर लाल रंग से कुछ अजीब से सिंबल्स और लेटर्स लिखे हुए दिखाई दिए। माना जाता है कि शायद ये मार्क्स उस समय के वर्कर्स या इंजीनियर्स ने कंस्ट्रक्शन के दौरान लिखे होंगे, लेकिन इनका असली मतलब आज भी पूरी तरह समझ नहीं आ पाया है। इतना ही नहीं, रिसर्चर्स का मानना है कि पिरामिड के अंदर अभी भी कई हिडन चेम्बर्स हो सकते हैं। उनके अंदर क्या है ये आज तक पूरी तरह पता नहीं चल पाया है। हाल के सालों में साइंटिस्ट का ध्यान पिरामिड की नीचे की जमीन पर भी गया है। 2025 में कुछ एक्सपर्ट्स ने ये पॉसिबिलिटी जताई कि ग्रेट पिरामिड जिस लाइमस्टोन प्लेटू पर खड़ा है उसके नीचे भी अंडरग्राउंड पैसेजेस हो सकते हैं। हालांकि अभी इस पर रिसर्च जारी है, लेकिन अगर भविष्य में इन स्ट्रक्चर्स की पुष्टि होती है तो हो सकता है कि पिरामिड से जुड़े कुछ और बड़े रहस्य सामने आए। दुनिया के 7 एंशिएंट वंडर्स में से एक ये पिरामिड्स आज भी अर्थक्वेक, वॉर्स और समय की मार झेलते हुए अडिग खड़े हैं। फ्यूचर में इंसान चाहे जितनी तरक्की कर ले, लेकिन जब भी इंजीनियरिंग मार्वल्स की बात होगी तो ग्रेट पिरामिड का नाम सबसे ऊपर आएगा।